फाइन, सो वी आर बैक टू दिस लिस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स स्टूडेंट्स। सेल वॉल क्या होता है हमने देख लिया, अब टाइम है देखने का कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। और जैसे हमें पता है कि दोनों में होता है सेल मेम्ब्रेन, तो मैंने आपको बताया था ये येलो वाली चीज और यहाँ पे ये जो आपको ऑब्वियसली आउटर कवरिंग दिख रही है, दीज आर एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन फॉर एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल। तो आइए उसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो सेल वॉल सिर्फ प्लांट में था, सेल मेम्ब्रेन जो है दोनों में होता है, राइट। द फर्स्ट पॉइंट इज सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है, तो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, कोई खास बात नहीं है इसमें, जैसे डिफरेंट नेम द सेम थिंग। द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो स्टूडेंट सेल वॉल जो पहले पढ़ा था वो किसी का बना था, सेल्यूलोज का। सेल मेम्ब्रेन किसी का बना हुआ है स्टूडेंट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का। बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बिल्कुल याद रखना है आपको कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज का बना हुआ है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि क्यों मैं इस पे इतना स्ट्रेस कर रहा हूं, क्योंकि सेल के अंदर के जो बाकी ऑर्गेनेल्स भी होते हैं ना, ज्यादातर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो लिपिड्स और प्रोटीन्स के ही बने होते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट की मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेल इज एक्चुअली मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। खैर अभी के लिए स्टिक करें तो सेल मेम्ब्रेन इज डेफिनेटली मेड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो स्टूडेंट्स अगर हम ध्यान से देखें तो ये लिपिड प्रोटीन की जो कहानी है वो थोड़ा सा और मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो स्टूडेंट्स कभी आपने बॉडी बिल्डिंग की है क्या, या आप किसी बॉडी बिल्डर को देखा तो होगा। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले कोई आदमी होता है, उसके मसल्स उतने ज्यादा नहीं होते हैं, फिर जब वो बहुत बॉडी बिल्डिंग करता है, वेट लिफ्टिंग करता है, तो उसके मसल्स बहुत डेवलप हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इस दौरान बॉडी बिल्डर को बोला जाता है कि आप प्रोटीन रिच डाइट खाओ, राइट। प्रोटीन रिच डाइट मतलब आप वैसे खाना खाओ जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा हो। ऐसा क्यों बोला जाता है स्टूडेंट्स, देखो बड़ा सिंपल है, हमारी पूरी की बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई, ठीक है। तो आप समझो कि अगर इसके पास पहले कम मसल थे तो अब ज्यादा मसल्स हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी बॉडी में जो सेल्स है वो बढ़ गए। जैसे उसके जो बाइसेप्स है वो बल्ज हो गए, तो वहां पे जो सेल्स का नंबर है वो ज्यादा हो गया, तो नए सेल्स बने वहां पे। तो अब देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि सेल का जो ज्यादातर पार्ट होता है वो लिपिड्स और प्रोटीन से ही बना होता है, राइट। तो अगर नए सेल्स चाहिए बॉडी में तो बेसिकली आपको क्या चाहिएगा, और प्रोटीन और लिपिड चाहिए होगा स्टूडेंट्स। इसलिए आपको जो खाना खाना पड़ेगा वो ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा हो या लिपिड भी ज्यादा हो। इसलिए बोला जाता है कि प्रोटीन रिच डाइट खाना चाहिए व्हेन यू आर डूइंग बॉडी बिल्डिंग। आई होप यू गेट दिस। फाइन, तो आपको लिपिड प्रोटीन की बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं कि सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और वो जो है लिपिड्स और प्रोटीन से बना होता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, सेल मेम्ब्रेन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इट इज लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। सेल वॉल जो था वो नॉन लिविंग पार्ट था, ये लिविंग पार्ट ऑफ सेल है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन चलती रहती है। इट इज वेरी थिन, डेलिकेट एंड इलास्टिक। ध्यान देंगे, इट इज वेरी थिन, डेलिकेट एंड इलास्टिक, जबकि सेल वॉल ऐसा नहीं था, वो थिक था और रिजिड था। दिस इज थिन, डेलिकेट एंड इलास्टिक। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। अच्छा, इसका क्या मतलब है, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है। और सेल वॉल जो था वो फ्रीली परमिएबल था, राइट। तो सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है इट अलाउज फ्लो ऑफ लिमिटेड सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको समझाना चाहूंगा कि क्या मतलब है सेलेक्टिवली परमिएबल का और फ्रीली परमिएबल का। तो लेट मी एक्सप्लेन यू, थोड़ा सा स्पेस मैंने खाली किया है। ये सपोज करो ये एक मेम्ब्रेन है और ये एक मेम्ब्रेन है। तो अगर ये फ्रीली परमिएबल है और ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, तो क्या होगा कि यहां से कोई भी चीज आएगी तो फ्रीली परमिएबल है तो सारी की सारी चीज उससे पास करके इधर आ जाएगी, और ये सिलेक्टिवली परमिएबल है तो कुछ चीजों को तो ये पास होने देगा और कुछ चीजें उससे पास नहीं हो पाएंगी, इसलिए इसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। तो आपको समझ में आ रही बात कि सेल वॉल जो है वो फ्रीली परमिएबल है, लेकिन इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिर्फ कुछ ही चीजों को अंदर बाहर जाने देता है, ठीक है। और यहाँ पर भी ऑब्वियसली यहाँ पे तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही है, तो ये कुछ ही चीजों को अंदर जाने देगा और कुछ ही चीजों को बाहर आने देगा। आई होप यू गेट दिस। अब बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस की, क्या काम वो करता है। इट गिव्स डिफिनेट शेप टू सेल। तो यहां पे देखो वंस अगेन हम थोड़ा फोकस करना चाहेंगे। देखो क्या होता है कि अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो इसमें तो एक ही आउटर लेयर है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो है वो उसको शेप देता है, ये नहीं रहेगा तो अंदर की सारी चीजें जो है वो बाहर आ जाएंगी, राइट। तो ये शेप देता है, सेल मेम्ब्रेन सबको शेप देता है।
वैसे यहां पर जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी प्लांट सेल को शेप देते हैं। यहां पे थोड़ा सा और डिटेल में देख सकते हैं, क्योंकि यहां पे सेल वॉल भी है जो उसको शेप देता है। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों ही इसको शेप देते हैं, लेकिन दोनों के फंक्शन में थोड़ा डिफरेंस है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा बलून का एग्जांपल आपको देता हूं। सपोज करो ये बलून है और उसके अंदर जो है वाटर है, तो यहां पर बलून की जो लेयर है इसको आप सेल मेम्ब्रेन की तरह सोच सकते हो, और आप इस सिचुएशन को एनिमल सेल से कंपेयर कर सकते हो। तो आप सोच सकते हो कि बलून की लेयर जो है वो यहाँ के सेल मेम्ब्रेन की तरह है, और बलून के अंदर जो चीज है वाटर है, और आप सोचो उसके अंदर छोटे छोटे बॉल्स भी हैं कुछ, तो वो सारी चीज जो है वो सेल के अंदर चीजों को डिनोट कर रही है। तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये जो बलून की लेयर है इस पूरी चीजों को शेप दे रही है, वैसे यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन भी जो है सारी चीजों को शेप दे रहा है। समझ में आई बात कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? तो ये तो बात हो गई एनिमल सेल के बारे में। अब बात करते हैं प्लांट सेल के बारे में। तो प्लांट सेल में भी आप सोचो कि ऐसा एक बलून है, और बलून की जो लेयर है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और अंदर की चीजें जो है वो अंदर की चीजें। अब यहां पर बाहर एक और लेयर होती है दैट इज सेल वॉल। तो आप सोचो यहां पर कि जो बलून है इस तरह से एक बॉक्स में, एक रिजिड बॉक्स में बंद है, तो कुछ ऐसा होगा। तो यहां पर ये जो रिजिड बॉक्स है दैट इज एक्टिंग लाइक अ सेल वॉल, अंदर बलून की जो लेयर है दैट इज एक्टिंग लाइक सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ होता है प्लांट सेल में। ठीक है, तो क्योंकि सेल वॉल जो होता है वो रिजिड होता है, इसलिए हमने इसको रिजिड बॉक्स से कंपेयर किया। लेकिन उसके अंदर जो बलून की लेयर है वो डेलिकेट होती है, इलास्टिक होती है, इसलिए उसको सेल मेम्ब्रेन से कंपेयर किया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। फाइन, नाउ मूविंग अहेड। तो ये तो हमने देख लिया सेल मेम्ब्रेन गिव्स डेफिनेट शेप टू द सेल, खासकर एनिमल सेल को। प्लांट सेल के लिए तो सेल वॉल भी है। It provides protection to the internal structure, obviously. It is a link between outer environment and the inner environment of the cell, right? वो link है inner और outer environment cell का जो है उसके बीच में एक link है। Fine students. Once again, now we are back to our list of cell organelles. We have studied what is cell wall. We have studied what is cell membrane. Now time to study what is cytoplasm. तो स्टूडेंट्स आप देखो सेल के अंदर ये जो आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक लिक्विड टाइप का स्ट्रक्चर है, ये जो पूरे सेल में फैला हुआ है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यहाँ पर भी एक लिक्विड टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर पूरा भरा होता है, उसको साइटोप्लाज्म होते हैं। लिक्विड टाइप का, जेली टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और बाकी जो ऑर्गेनेल्स हैं रंग बिरंगे से आपको दिख रहे हैं, उनके नाम भी यहाँ पे लिखे हुए मिलके कभी पढ़ेंगे, वो सब उस साइटोप्लाज्म में तैर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं उस लिक्विड में, जेल टाइप स्ट्रक्चर में। And that liquid or gel type of structure is called cytoplasm. So let's study about this. Characteristics and structures of cytoplasm. Right? तो यहाँ पे मैंने सिर्फ प्लांट सेल बनाया है क्योंकि मेरे पास उतना स्पेस नहीं था, लेकिन आप ध्यान देंगे जो भी हम पढ़ रहे हैं वो एनिमल सेल के लिए एप्लीकेबल होगा, सेम टू सेम। ठीक है, और ये भी कंफ्यूज ना हो, साइटोप्लाज्म एनिमल और प्लांट सेल दोनों में ही होता है। सिर्फ प्लांट सेल बनाया तो सिर्फ उसमें होता है, ऐसा नहीं है, दोनों में ही होता है। सेल ऑर्गेनेल्स फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स उस साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे होते हैं, उसमें तैर रहे होते हैं। इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस, राइट? देखो सारे सेल ऑर्गेनेल्स मैंने हटा दिए, अब सिर्फ आपको साइटोप्लाज्म दिख रहा है, वो है जेली लाइक सब्सटेंस। इट्स अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। तो ये सेल मेम्ब्रेन है स्टूडेंट्स और न्यूक्लियस के बीच में होता है। देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ये डायग्राम देखें तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये न्यूक्लियस है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो है वो आप देखो सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके और इसके बीच में जो भी जगह है वहां पे साइटोप्लाज्म होता है और उसमें बाकी ऑर्गेनेल्स बेसिकली फ्लोट भी कर रहे होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आपको बात समझ में आई होगी कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। तो इट इज जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ठीक है, क्या था मैंने आपको थोड़ा सा बताया, आगे डिटेल में और देखिए। तो कहने का मतलब है कि अंदर एक लिक्विड होती है, जेली टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, बाकी सारी चीज उसी में फ्लोट कर रही होती है। फाइन, वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। वही बात जो हमने देखी है। दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स एक्सेट्रा। तो इसके अंदर जो दूसरे ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके नाम है, उनमें से कुछ ऑर्गेनेल्स के नाम है, जो लंबी लिस्ट मैंने लिखी है ना, उसमें ये सारे नाम इंक्लूडेड है। अभी आप इनकी टेंशन नहीं ले, बाद में हम और अच्छे से इनको समझ लेंगे कि these organelles are mitochondria, Golgi body, lysosomes, etc. ठीक है, तो इसमें जो फ्लोट कर रहे थे ना, उन सब में से कुछ का ये नाम है, राइट?
फंक्शन क्या होता है साइटोप्लाज्म का? केमिकल रिएक्शंस विच कीप द सेल अलाइव टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि आपको याद होगा कि सेल वॉल जो होता है वो नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल होता है, क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शंस नहीं होती। बाकी जो पार्ट्स हैं सेल के जो हम पढ़ रहे हैं या जो हम पढ़ने वाले हैं वो सब लिविंग होते हैं, क्योंकि उनमें केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि केमिकल रिएक्शंस विच कीप द सेल अलाइव टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म एक लिविंग पार्ट होता है सेल का, और उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं इस साइटोप्लाज्म, और उन केमिकल रिएक्शन के कारण ही सेल अलाइव रहता है, सेल जिंदा रहता है। और सेल हमारे बॉडी में जिंदा रहता है, इसीलिए हम जिंदा रह पाते हैं, राइट स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं। अगर वो सब जिंदा है तो हम जिंदा है, अगर वो सब डेड है तो हम भी डेड है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। So now we come back to the list of cell organelles. The next is nucleus, जिसकी थोड़ी सी बात हम कर भी रहे थे। तो अब देखो मैंने आपको बताया था ये न्यूक्लियस है, राइट? यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, और आपको क्लियरली दिख रहा होगा स्टूडेंट्स कि दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनल इन बोथ द सेल्स। अगर आप इन दोनों डायग्राम को देखो, सबसे पहले जो चीज आपका अटेंशन ले पाएगी वो शायद ये होगा, और यहाँ पे ये होगा। तो आपको यहीं से समझ में आ रहा होगा कि न्यूक्लियस जो होता है वो सेल का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है। जैसे स्टूडेंट्स हमारे बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ब्रेन होता है, वैसे ही सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है वो उसका न्यूक्लियस होता है। तो आइए उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है आप देखो। तो हमने क्या किया है, ये जो न्यूक्लियस था वो सेल से निकाल के यहाँ पे बना लिया है, और न्यूक्लियस के अराउंड ये जो दूसरी चीज है आप देखें, इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये न्यूक्लियस नहीं है, राइट? वो उसके अराउंड में होता है, इसलिए उसको यहाँ पे हमने ले लिया है। Once again, let's go back to the whole diagram of a cell. जैसे आप यहाँ पे देखो, ये न्यूक्लियस हमने ले लिया है, उसके सराउंडिंग की जो चीज है, ठीक है, उसको एक्चुअली मैं बता दूं, ये बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी वो भी उस डायग्राम में था, तो डोंट गेट वरीड अबाउट इट। फाइन स्टूडेंट्स, तो अब देखें आप, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस है स्टूडेंट्स, उसके सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वर्क्स लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे पूरे सेल को सराउंडिंग करते हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन थी, वैसे न्यूक्लियस को सराउंड करते हुए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसी तरीके से, राइट? देन लुक एट दिस, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, राइट, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स, एंड इट कनेक्ट्स साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, ये छोटे छोटे पोर्स इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर्स, एंड वो करते क्या है, कनेक्ट साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है ये तो आपको पता है, इसके बाहर जो लिक्विड है वो साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर जो लिक्विड है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये जो पोर्स हैं, बाहर वाले लिक्विड मतलब साइटोप्लाज्म और अंदर वाले लिक्विड मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों को कनेक्ट करती है। ना आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट? तो अब देखें, अब ये जो न्यूक्लियस के सेंटर में ये जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, राउंड आपको दिख रहा है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, राइट? तो न्यूक्लियस के सेंटर पे ये स्ट्रक्चर, इसको बोल रहे हैं न्यूक्लियोलस। फिर स्टूडेंट्स आप देखें, ये जो अंदर लिक्विड है जिसको हमने न्यूक्लियोप्लाज्म बोला था, उसमें आपको देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको बोलते हैं क्रोमेटिन। लिखा हुआ भी है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, क्रोमेटिन। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनके बारे में और डिटेल में भी आगे देखेंगे स्टूडेंट्स। और फिर जैसा कि इस लिक्विड को तो हमने नाम दिया ही था न्यूक्लियोप्लाज्म, फ्लूइड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म था, ध्यान देंगे, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है? और फिर न्यूक्लियोप्लाज्म में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उनको क्या बोल रहे हैं, क्रोमेटिन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम स्टूडेंट्स, एंड यू मस्ट लर्न दिस कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, वो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर ये न्यूक्लियर पोर्स, वो भी समझ में आ रहा होगा। उसके सेंटर में न्यूक्लियोलस, स्पेलिंग पे ध्यान देंगे, इससे बहुत गलती होती है। फिर यहाँ पे जो लिक्विड है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है? और फिर उसमें जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं दे आर क्रोमेटिन, राइट स्टूडेंट्स? बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, एवरीथिंग विद स्पेलिंग। क्रोमेटिन, उसकी स्पेलिंग में ध्यान देंगे, वहां पे भी गलती होती है। फाइन, तो लेट्स मूव अहेड। तो अब न्यूक्लियस की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है ना स्टूडेंट्स, उसके दो पार्ट्स होते हैं, उसके एक आउटर पार्ट भी होता है, एक इनर पार्ट भी होता है, ठीक है? वो हमारे ज्यादा काम का नहीं है, इसलिए उसके बारे में ज्यादा बात नहीं की, बट स्टिल वी मस्ट नो दिस कि न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। मतलब उसके मेम्ब्रेन का एक आउटर पार्ट भी होता है, एक इनर पार्ट भी होता है।
न्यूक्लियस इज डेंस एंड स्फेरिकल ऑर्गेनल, स्फेरिकल है ये तो आपको दिख ही रहा होगा, और डेंस ऑर्गेनल होता है, डेंस। नाउ न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या होते हैं, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। विदाउट न्यूक्लियस सेल कैन नीदर सर्वाइव नर शोज स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज। ध्यान देंगे, इसको समझने की जरूरत है, दो पार्ट है इसमें। विदाउट न्यूक्लियस सेल कैन नॉट सर्वाइव। अगर आप किसी सेल से उसका न्यूक्लियस निकाल लो तो वो सेल डेड हो जाएगा, वो सेल बेकार हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। जैसे मैं आपको क्या बताया था, हमारी बॉडी में जिस तरह से ब्रेन होता है वैसे ही सेल में न्यूक्लियस होता है। तो आप सोचो हमारे बॉडी से अगर ब्रेन हटा दिया जाए तो विल बी डेड, वैसे ही अगर न्यूक्लियस को हटा दिया जाए सेल से तो सेल विल बी डेड। तो न्यूक्लियस का सेल की बॉडी में वही इंपॉर्टेंस है जो हमारे बॉडी में हमारे ब्रेन का है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। So without nucleus, cell will not survive, it will be dead. And also, without nucleus, cell cannot show specialized activities. तो देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स कि हमारे बॉडी में अगर हम बात करें या किसी भी एनिमल की बॉडी में बात करें तो बहुत सारे सेल्स होते हैं, और आगे जाके हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि अलग अलग सेल्स जो होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं। जैसे आप सोच लीजिए हमारे आंख में जो सेल्स होंगे वो देखने का काम करते हैं, ठीक है। हमारे कान में जो सेल्स होते हैं वो सुनने का काम करते हैं। हमारे हैंड में जो सेल्स हैं वो मूवमेंट का काम करते हैं। आप समझ रहे हो? जो हार्ट के अंदर सेल्स हैं वो क्या काम करते हैं, वो ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करते हैं। बेसिकली आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि बॉडी में अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। आंख का सेल देखने का काम करेगा, कान का सेल सुनने का काम करेगा, नोज के अंदर जो सेल है वो स्मेल को सेंस करने का काम करेगा, टंग के अंदर जो सेल है वो किसी फूड का टेस्ट को सेंस करने का काम करेगा। तो अलग अलग सेल्स अलग अलग टाइप का काम करते हैं, और वो इसीलिए हो पाता है क्योंकि उनमें न्यूक्लियस है। तो आप ऐसा सोच सकते हो न्यूक्लियस जो होता है वो सेल्स का इंटेलिजेंस वाला पार्ट है, राइट। उसी के कारण कोई सेल जो है इंपॉर्टेंट काम कर पाता है और अलग अलग सेल्स अलग अलग काम कर पाते हैं। आई होप यू गेट दिस। इसी लिखा हुआ है विदाउट न्यूक्लियस सेल कैन नीदर सर्वाइव एंड नॉट शोज specialized activities. The nucleus plays a central role in cellular reproduction. तो स्टूडेंट देखो सेलुलर रिप्रोडक्शन, इस पे ध्यान देंगे, इसका मतलब क्या होता है। मैंने पहले आपको सेल डिवीजन बताया था ना, मैंने आपको बताया था कि एक सेल है तो वो डिवाइड करके दो सेल में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं सेलुलर रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें सेल्स रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, इसको बोलते हैं सेलुलर रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो फिनोमिना होता है एक सेल से दूसरे सेल्स के बनने का, उसमें न्यूक्लियस की बड़ी इंपॉर्टेंट रोल होती है स्टूडेंट्स। अगर न्यूक्लियस अपना रोल ना कर पाए तो ये प्रोसेस नहीं हो पाता है और सेल मल्टीप्लाई नहीं हो पाता। समझ में आ रही बात? तो न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू न्यूक्लियस। मतलब यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि सेलुलर रिप्रोडक्शन क्या होता है, जो कि मैंने आपको बताया है। फाइन। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पे नया टर्म आ रहा है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो क्या मतलब होता है इसका? देखो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब होता है कि फूड इनटेक करने का, एनर्जी इनटेक करने का प्रोसेस जो होता है, दैट इज एक्चुअली मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जैसे कि हम फूड खाते हैं, फिर फूड टॉयलेट में जाके उसका जो बचा कुचा पार्ट होता है वो निकालते भी हैं। तो ये फूड से रिलेटेड जो फंक्शन है इसको हम बोलेंगे हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक, तो जैसे अगर मैं ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लेके आपको बताऊं, तो सपोज करो कोई ह्यूमन बीइंग है स्टूडेंट्स, तो वो फूड खाता है, ठीक है। तो होता क्या है, उस फूड से उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उसके स्टमक में जाता है ना फूड, उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, फैलते हैं। और पूरी बॉडी में है क्या, पूरी बॉडी किस चीज से बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। तो जो पूरे बॉडी में फैल रहे हैं मतलब बॉडी के हर सेल तक पहुंचते हैं। तो जब ये न्यूट्रिएंट किसी सेल तक पहुंचते हैं तो सेल को जिंदा रहने के लिए वो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। तो वो न्यूट्रिएंट जो है वो सेल के अंदर जाते हैं थ्रू सेल वॉल और मेम्ब्रेन व्हाटएवर, और फिर सेल जो होता है उन न्यूट्रिएंट से एनर्जी लेता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे भी, एनर्जी लेता है। तो सेल के अंदर वो आए और सेल ने उससे एनर्जी ली। तो दिस इज मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल।
और इस पूरी एक्टिविटी में न्यूक्लियस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। न्यूक्लियस सही से काम ना करे तो सेल के अंदर ये जो न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, सेल उससे एनर्जी ऑब्टेन नहीं कर पाएगा और सेल मर जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स। तो वही हमें बताया गया, न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल। तो सेल और उसके अंदर के ऑर्गेनेल्स, उन सब को जो एनर्जी मिलने का प्रोसेस है, उसमें न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Now, nucleus is the storehouse of DNA. Now, this is a very important function of nucleus. Nucleus is the storehouse of DNA. ये DNA क्या होता है? That is what you need to understand. तो स्टूडेंट्स आप ध्यान दो, ये मैंने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बताया था, उसमें आप ध्यान दो, ये क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या था? क्रोमेटिन न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जो लिक्विड है न्यूक्लियोप्लाज्म, उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपको दिख रहे हैं, दे आर क्रोमेटिन। तो डीएनए को समझने के लिए आपको ये क्रोमेटिन पे ध्यान देना पड़ेगा। सो लेट्स गेट टू दैट। इस सेक्शन को खास करके आप ध्यान से देखेंगे, इसमें कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो कि अदरवाइज आपको समझने में बड़े दिक्कत हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा और आप याद भी रख पाएंगे। आप देख सकते हैं इस चैप्टर में याद रखने वाली बहुत सारी चीजें हैं। दैट इज वन बैड थिंग अबाउट दिस चैप्टर, बट व्हाट टू डू, ये चैप्टर थोड़ा ऐसा ही है। एनीवेज स्टूडेंट्स, हालांकि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम श्योर आपको याद करने में थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि मैं हर चीज आपको डिटेल में बता रहा हूँ, समझा के बता रहा हूँ। एनीवे, क्रोमेटिन, तो जैसे मैंने कहा था कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप देखो, मैंने आपको बताया था कि वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, राइट। तो उसको निकाल के हमने बनाया है यहाँ पे। सो यू कैन क्लियरली सी दिस इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमेटिन। अच्छा, अब अगर आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, तो ये जो क्रोमेटिन है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है क्रोमेटिन, राइट, ठीक है। यहाँ पे इसको खोला गया है, यहाँ पे कॉइल्ड है, इसको खोला गया है, ध्यान दें क्रोमेटिन को। तो आपको क्लियरली दो चीजें दिख रही होंगी, एक तो आपको ये पतला सा थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा होगा और बीच में आपको ये ब्लू ब्लू चीजें दिख रही होगी, राइट। तो पॉइंट ये है कि ये पूरे को क्रोमेटिन बोल रहे हैं, लेकिन क्रोमेटिन में भी दो चीजें हैं स्टूडेंट्स। क्या दो चीजें हैं? क्रोमेटिन इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए, एक जो उसमें चीज है वो है डीएनए, और डीएनए का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? डीऑक्सीराइबो, डी फॉर डीऑक्सीराइबो, एन फॉर न्यूक्लिक, ए फॉर एसिड। बिल्कुल याद रखना है स्टूडेंट्स आपको, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, विद स्पेलिंग डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, बिल्कुल आप भूल नहीं सकते इसको। तो स्टूडेंट्स, क्रोमेटिन में दो चीजें आपको दिख रही है, एक तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो है डीएनए, दैट इज डीएनए एक्चुअली। एंड दूसरी जो चीज है वो प्रोटीन है। मैंने आपको बताया था ना कि बॉडी में, सेल में ज्यादातर चीजें प्रोटीन से बनी होती है। तो ये जो ब्लू ब्लू चीजें आपको दिख रही है यहाँ पे, दैट इज प्रोटीन। तो प्लीज ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कि क्रोमेटिन डीएनए और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन से बना होता है। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज डीएनए, इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे हम। और ये ब्लू चीजें जो है वो प्रोटीन है, और वो दोनों कंबाइन होकर आप देखो क्रोमेटिन बन रहा है। ये उसको खोल के आपको दिखाया गया है ताकि आप उसको समझ पाओ। फिर आप देखो ये जो डीएनए है स्टूडेंट्स, ये जो थ्रेड लाइक वायर लाइक स्ट्रक्चर है, बाद में उसको जूम करके आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, और मैं दूसरे डायग्राम में आपको और दिखाऊंगा इसको जूम करके डीएनए को। तो जैसे मैंने आपको बताया था, डीएनए, दिस थ्रेड इज डीएनए एंड दिस ब्लू पार्ट इज प्रोटीन। Chromatin material is visible as thread-like structure, as we have already seen. ठीक है, तो अब हम डीएनए को और डिटेल में देखेंगे, वो जो थ्रेड-like structure था, राइट। So this is, please note, chromatin, this thread-like structure, which is main thing, that is डीएनए। अब देखो उसको जूम करके आपको दिखाया जा रहा है, जूम करके उस थ्रेड को देखेंगे तो वो एक coil-like structure होता है स्टूडेंट्स। डीएनए is a coil-like structure, as you can see here. DNA molecules contain the information necessary for constructing and organizing cells। ठीक है, अब देखो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये तो आपको समझ में आएगा कि डीएनए इज कॉइल लाइक स्ट्रक्चर। अब देखो ये डीएनए में ना इस तरह के आपको बार टाइप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये जो बार टाइप स्ट्रक्चर है आपको देखो यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ भी है, इनमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जैसे एक बुक होती है ना, जैसे एक बुक होती है उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, वैसे ही स्टूडेंट्स ये जो डीएनए है उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। डीएनए को आप बुक की तरह सोच सकते हो जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है, ठीक है। और ये जो आपको बार लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं यही वो इंफॉर्मेशन है, बेसिकली इसमें कोडेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है, कोडेड फॉर्म।
तो वही लिखा हुआ है डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन, जैसे बुक में इंफॉर्मेशन होती है, नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। तो इसमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन होती है स्टूडेंट्स? बहुत अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। उसमें मेन चीज ये भी होती है कि जो सेल है वो कैसा होगा, उसका शेप क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, वो सेल फंक्शन कैसे करेगा, इस टाइप की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कोडेड होती है। और जो सेल है वो इन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही काम करता है। बट आई होप यू आर गेटिंग दिस। इंफॉर्मेशन कंटेंट इन डीएनए इज कॉल्ड जीन्स। समझ में आ रही बात? वंस अगेन दिस इज क्रोमेटीन। क्रोमेटीन में प्रोटीन होता है और ये कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज डीएनए। डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है कि सेल को कैसे फंक्शन करना चाहिए, उसका शेप साइज क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह। उस इंफॉर्मेशन को एक नाम दिया गया है, दैट इज जीन्स। आपने सुना भी होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जीन्स, राइट। जीन्स इन द डीएनए आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस। तो स्टूडेंट्स ये जो इंफॉर्मेशन जीन्स जिसको बोल रहे हैं वो जो है वो बहुत सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे मैंने आपको बताया सेल का साइज, स्ट्रक्चर, शेप, ये सब क्या होना चाहिए। उसके अलावा वो इनहेरिटेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। इनहेरिटेंस का मतलब आप जानते होंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपको तो पता ही है ना कि अगर मान लो ये आपके मम्मी पापा है, उससे आप आते हो, तो जब आपका जन्म होता है या आप जब बड़े भी हो जाते हो तो लोग बोलते ना कि हाँ देखो ये अपनी मम्मी पे गया है, ये इसकी नाक जो है पापा की जैसी है, इसकी आंख जो है वो मम्मी जैसी है, राइट। तो इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। जब आप अपनी मम्मी या पापा की कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने में पाते हो तो दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। मतलब पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक जब बच्चों में दिखती है तो उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, राइट स्टूडेंट्स। तो कैसे आपका फेस आपके पापा पे ही चला जाता है या मम्मी पे चला जाता है, ऐसा कैसे हो जाता है स्टूडेंट्स? ये जीन्स के कारण होता है, राइट। तो आप क्योंकि अपने मम्मी और पापा से ही आते हो, तो आपके मम्मी और पापा के अंदर जो डीएनए होता है, ठीक है, वही डीएनए आपके में आता है। तो उस डीएनए में जो इंफॉर्मेशन थी, जो जीन्स थे, वही जीन्स आप में भी आते हैं। और उसी जीन्स के कारण, क्योंकि सेम जीन्स आए हैं, तो उसी सेम जीन्स के कारण आपकी प्रॉपर्टीज आपके मम्मी पापा से मिलती जुलती है। आई होप यू गेट दिस स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको उतना डिटेल में परेशान नहीं होना है, आपको बस ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि क्रोमेटीन बनना है प्रोटीन और डीएनए से, विच इज कॉइल लाइक स्ट्रक्चर। तो दिस इज डीएनए और उसमें जो इंफॉर्मेशन है दैट इज कॉल्ड जीन्स, फाइन। अब क्रोमेटीन से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे देखेंगे, प्लीज ध्यान देंगे आप। तो स्टूडेंट्स, whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosomes. ध्यान देंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है यहाँ पे। वन सेकेंड मैं रीड करता हूँ। whenever the cell is about to divide, तो सेल डिवीजन, सेल रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक सेल जो है वो डिवाइड करके 2 सेल बना सकता है, राइट, ऐसा बताया था ना। तो उसी के बारे में बात की जा रही है कि whenever the cell is about to divide, जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो क्रोमेटीन के साथ एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है? द क्रोमेटीन मटेरियल, बेसिकली क्रोमेटीन, गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। सो देखो मैं आपको समझाता हूं। तो आप देखो ये आपका डीएनए, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये तो कंफ्यूजन आ जाएगा। और ये प्रोटीन के साथ मिला तो ये क्रोमेटीन बना। कि ये जो क्रोमेटीन है वो और ज्यादा कॉइल होके, बहुत ज्यादा आपस में कॉइल होके इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्रोमोसोम। और ऐसा कब होता है स्टूडेंट्स? जब सेल डिवाइड होने वाला होता है, तब ऐसा होता है कि ये जो क्रोमेटीन है वो और ज्यादा कॉइल होकर क्रोमोसोम्स बनाता है। अब स्टूडेंट्स आप यहां पर ध्यान दें, देखो आप ये ना भूलें कि ये सारी कहानी कहां चल रही है। ये क्रोमेटीन कहां पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस कहां होता है? सेल के अंदर। तो बेसिकली जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो न्यूक्लियस के अंदर जो इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं क्रोमेटीन, वो कन्वर्ट हो जाते हैं इस टाइप के स्ट्रक्चर में और क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। आप देखो यहाँ पे क्रोमोसोम्स दिखाया गया है। ये जो आपको दिखाया गया है ये सेल है, ये जो दिखाया जा रहा है वो न्यूक्लियस है और उसके अंदर ये क्रोमोसोम्स है। ये कब का सीन है? ये सीन देख के आप क्या बोल सकते हो कि सेल डिवाइड होने वाला है, इसलिए क्रोमेटीन जो है वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो गए। अगर वो डिवाइड होने वाला नहीं होता तो आपको न्यूक्लियस के अंदर इस टाइप के स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि बस सीधे सीधे इस टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई देते। उस टाइप उसको हम क्रोमेटीन बोलते हैं। अब इस टाइप का स्ट्रक्चर बन गया तो उसको हम क्रोमोसोम बोल रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो दीज आर क्रोमोसोम्स। तो पूरी कहानी आपको क्रोमेटीन और क्रोमोसोम्स की क्लियर हो जानी चाहिए। क्रोमेटीन और क्रोमोसोम्स में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। दिस इज क्रोमेटीन,
and when cell will be about to divide, it will convert into this structure which will be called, right? तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस का पूरा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे अभी क्रोमोसोम नहीं बना है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी ये सेल डिवाइड होने वाला नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्रोमेटिन की आपको पूरी कहानी समझ में आ गई। उसके अंदर डीएनए होता है, उसके अंदर जीन्स होता है, वो जीन्स इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इनहेरिटेंस क्या होता है? आपके मम्मी पापा से आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जो मिलती है, इस प्रॉपर्टी को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। आई होप ये सब आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स होता जा रहा हो, राइट। चलो अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स न्यूक्लियोप्लाज्म की, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है, जो फ्लूइड होता है इसके अंदर, जेल लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर, उसकी बात करते हैं। तो फ्लूइड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स। तो दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म और ये है साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे एक और टर्म हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, इन दोनों को साथ में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। बाहर जो है वो है साइटोप्लाज्म, और उन दोनों कंबाइंड नाम अगर देना चाहें तो दैट इज प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि प्रोटोप्लाज्म सेम है साइटोप्लाज्म। नो, प्रोटोप्लाज्म इज साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, फाइन।